Hello everyone, welcome back to Wisdom of Study channel. You are watching fourth episode of book summary series जिसमें हम बात कर रहे हैं सुनील खिलनानी की बुक इनकारनेशंस में मौजूद 50 ग्रेट लाइफ्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी वजह से हमारा देश रन कर रहा है आज। ये हस्ती हर दौर में पॉपुलर रही और आगे भी रहेंगी जब तक हमारे देश में डेमोक्रेसी रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। वो इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण ही इन्होंने किया था। ज़्यादातर लोग इन्हें बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश की महू छावनी में पैदा हुए। महू उस दौर में ब्रिटिश आर्मी की छावनी थी, आज भी वो छावनी है। इनके पिताजी जो थे रामजी अम्बेडकर, वो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे और इनकी जाति जिस तबके से ये आते थे उसके सारे लोग ही ज़्यादातर लोग ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते थे। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको प्रेफरेंस इसलिए दिया था क्योंकि ऑपरेशन, दबा कुचला सामाजिक जीवन और दूसरों के बनाए हुए नियम कानून कायदों से चलने की आदत इन्हें ब्रिटिशर्स से आने से पहले से ही थी। तो भीमराव अम्बेडकर जब पैदा हुए तो वो रामजी अम्बेडकर की 14वीं संतान थे। उसके साथ ही उनकी माताजी का जल्द ही उनके पैदा होने के बाद स्वर्गवास हो गया। इसके बाद राम जी जो थे वो उन्हें अपने साथ महाराष्ट्र के सतारा ले गए। सतारा में जब वो पहुँचे तो उन्होंने कोशिश की पढ़ाई शुरू करने की। राम जी चाहते थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो उन्हें स्कूल में एडमिशन पहले तो नहीं दिया गया। फिर उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की हेल्प से ही स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन स्कूल में टीचर्स उन्हें क्लास में बैठने तक नहीं देते थे। उन्हें क्लास से बाहर बैठाया जाता था। दिन भर उन्हें प्यासा रहना पड़ता था क्योंकि वो कॉमन जो मटके होते थे उनसे पानी नहीं पी सकते थे। लेकिन जल्द ही टीचर्स को और बाकी सारे लोगों को ये बात पता चल गई कि ये बच्चा जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये हार मानने वाला नहीं है। और पढ़ाई में तो ये अच्छे थे ही, तो बहुत जल्द लोगों को इनके बारे में पता चलना शुरू हो गया था। जैसे तैसे मेहनत करके इन्होंने स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद बड़ौदा के महाराज थे, उनकी मदद से हायर एजुकेशन के लिए इन्हें बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज भेजा गया। एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देन 1912 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया और वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। न्यूयॉर्क में रहते हुए ये जिन लोगों से मिले और जिनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर रहा, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। जेम्स हार्वे रॉबिन्सन, इनसे उन्होंने हिस्ट्री जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो सीखी। जॉन डुई जो एक फ़िलासफ़र थे, उनसे उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, उनकी क्या पावर होती है वो जाना। जेम्स शॉर्टवेल से लेबर राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्हें जानकारी मिली। और बुकर टी वॉशिंगटन से इन्होंने एजुकेशन सिस्टम कैसे रन करता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब सीखा। और वहीं से उनका जो स्टाइल था एक अटायर का, वो आपने जितनी भी उनकी तस्वीरें देखी होंगी वो 2 पीस पहनते थे सूट, वो न्यूयॉर्क से ही उन्होंने अपनाया था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने एनालिसिस शुरू किया कि इंडिया में दरअसल कास्ट सिस्टम है ही क्यों। फ्रेंड्स, तो उन्होंने देखा जैसे कि ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि इंडिया कोई एक नेशन है ही नहीं, वो कई नेशंस का ग्रुप है। लेकिन बाबा साहब का मानना ये था कि इंडिया में कल्चरल यूनिटी तो है, हालांकि वो यूनिटी जो है वो टॉलरेंस ऑफ डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये बेस्ड है ऑपरेशन पे, यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जुल्म सितम और इस तरह की चीज़ें, भेदभाव, ये बहुत डीप रूटेड है इंडिया के फैब्रिक में। इसके ऊपर ही हमारे समाज का फाउंडेशन है और इसके ऊपर ही यूनिटी है। मतलब उस दौर में लोग
ये मानते थे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे कि ये जो भेदभाव है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये समाज का हिस्सा होती हैं और समाज ऐसे ही रन करता है। तो इस एनालिसिस के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई भी आगे जारी रखी और 1923 में अपनी पहली पीएचडी कंप्लीट की फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उसके बाद आगे फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो कास्ट सिस्टम को लेके जो उनका एनालिसिस था उसमें उन्होंने ये भी जाना कि ये जो सिस्टम है ये फंक्शनल डिवीज़न ऑफ लेबर पर भी बेस्ड नहीं है, यानी कि जो तबका जो काम करता है वही इसकी जाति है, ऐसा भी नहीं है। ये शुरू हुआ है रूलिंग एलिट्स और ब्राह्मण के जो नेक्सस था और उससे उपजे वंशवाद से, यानी कि एक क्लास ही सारे प्रोविजन समाज के रखना चाहता था, तो और वो स्टेटस और वो प्रोविजंस वो खोना नहीं चाहते थे। इसको मेंटेन रखने के लिए कास्ट सिस्टम बनाया गया। कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन भी मैं अंबेडकर सर की आपको बताता हूँ, जो उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें कहा है कि एन असेंडिंग स्केल ऑफ रेवरेंस एंड अ डिसेंडिंग स्केल ऑफ कंटेम्प्ट, दिस इज़ द बेसिस। असेंडिंग स्केल ऑफ रेवरेंस यानी भक्ति का, श्रद्धा का बढ़ते जाना और क्रिटिसिज्म का समाज से कम होते जाना, ये कास्ट सिस्टम का बेसिस था। और इंडिया का जो सोसाइटी की जो वैल्यूज़ थी उसके बारे में भी अंबेडकर सर ने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। वो ये कि ऑल हैव अ ग्रीवियंस अगेंस्ट द हाईएस्ट एंड वुड लाइक टू ब्रिंग अबाउट देयर डाउनफॉल, बट दे विल नॉट कंबाइन। द हायर इज एंशियस टू गेट रिड ऑफ द हाईएस्ट but does not wish to combine with the high. The low would not make a common cause with the lower. Each class being privileged, every class is interested in maintaining the system. यानी कि हमारा समाज जो है वो हमेशा ही स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी हमारी रही है और एक क्रैब मेंटालिटी। उस दौर में इंडिया के लिए एक कहानी बड़ी मशहूर हुआ करती थी कि एक दुकान है जिसमें केकड़े बिक रहे हैं, तो अलग अलग कंटेनर्स में केकड़े रखे हुए हैं अलग अलग मुल्कों से आए हुए। तो उसमें एक दुकानदार आके पूछता है कि ये सारे कंटेनर्स में ढक्कन लगे हुए हैं, ये एक कंटेनर खुला क्यों हुआ है? तो दुकानदार उनसे कहता है कि भैया ये इंडियन क्रैब्स हैं, इसमें से जब भी कोई बाहर आने की कोशिश करता है तो बाकी के केकड़े पकड़ के उससे नीचे खींच लेते हैं। तो ये इस तरीके की हमारी सोसाइटी रही है। तो आज भी ये चीज़ है कि जब भी हम कोई नई हमारे पास पैसा होता है तो हम उसे शो ऑफ करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि नज़र ना लग जाए। अब आप सोचिए कि नज़र पूरी दुनिया में इंडियंस को ही क्यों लगती है? ये इसकी वजह है क्योंकि हमारे यहाँ जब भी माँ अपने बेटे को तैयार करती है तो उसे वो राजा बेटा दिखाई देता है। यहाँ पे लड़कियों के ख्वाब में राजकुमार ही आते हैं। तो ये एक ईगो मसाज वाला जो सिस्टम है हमारे यहाँ शुरू से ही चला आ रहा है। फिर 1927 में जब वो अपने वापस महाराष्ट्र आ गए थे, उन्होंने जो है ड्रिंकिंग वाटर सबके लिए अलाउ होना चाहिए, इसके लिए प्रोटेस्ट शुरू किया, लोगों को अपने साथ लिया और जहाँ वो रहते थे वहाँ पर जो एक कुआं था जहाँ से सब पानी पीते थे, वहाँ पर जाकर इन्होंने पानी पिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम अपर कास्ट वहाँ के लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके साथियों को, और उन्हें मारा पीटा गया। तो जो साथ उनके जुड़े थे वो भी उन्हें छोड़ के चले गए, ये कहकर कि भैया तुम तो खुद मरोगे ही हमें भी मरवाओगे। तो उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि उनकी जो लड़ाई है वो सड़कों पर नहीं लड़ी जा सकती और उसके लिए पॉलिटिकल विल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिकेड उनका रहा वो गुज़रा अलायंसेस बनाने में, फेडरेशंस बनाने में, हर तरीके के हर पार्टी के लीडर्स के साथ जुड़कर, ब्रिटिशर्स के साथ जुड़कर उन्होंने अपना नेटवर्क एक्सपांड किया और अपनी एक जगह बनाने की कोशिश की सिस्टम में। लेकिन फिर भी 1930 तक आते आते भी उनकी एक पहचान एक लोकल लीडर की तरह ही थी। नेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी और एक नेशनल लीडर की तरह पहचान उन्हें अभी भी नहीं मिली थी। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ ले जाया जाए इन द स्टेटस ऑफ डोमिनियन। तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हर वर्ग के लीडर्स को, हर क्लास के लीडर्स को इनवाइट किया, तो उसमें अंबेडकर भी शामिल थे। तब जाके लीडर्स ने भी और पब्लिक ने भी अंबेडकर को सीरियसली लेना शुरू किया। जो उनकी एक बहुत
उनका जो बोलने का तरीका था, जो वेल क्लियर उनके आर्गूमेंट्स होते थे, उससे सारे ही लीडर्स बहुत इन्फ्लुएंस हुए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ उन्हें इनवाइट किया गया और उनका जो एक इंटेलेक्चुअल बैटल था वो बहुत इंटरेस्टिंग था गांधी जी के साथ। गांधी जी जहाँ चाहते थे कि इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए लोगों को अपना पर्सनल एटीट्यूड चेंज करना होगा। जैसे कि वो अपने आश्रम में रहने वाले लोगों से कहते थे कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी अपने हर तरीके का काम खुद करना चाहिए, जैसे कचरा उठाना, साफ़ सफाई करना, टॉयलेट्स वगैरह साफ़ करना। लेकिन अंबेडकर चाहते थे कि ये चीज़ टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है और ये बिना पॉलिटिकल विल पावर के चेंज नहीं होगी सिचुएशन। तो 1932 का जब साल आया तो अंबेडकर ने और उनके साथियों ने सेपरेट इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट में आज जैसे होते हैं, वो क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कोई लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का। लेकिन उस दौर में वो चाहते थे कि हम अपने कास्ट को या अपने अनटचेबिलिटी की जो लो कास्ट हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन हो, वैसे ही उन्होंने डिमांड की। और ब्रिटिशर्स इस खेल में आग में घी डालने का काम कर रहे थे, वो भी यही चाहते थे कि ऐसा ही कुछ हो। तो इस वजह से 1932 में गांधी जी ने जो हंगर स्ट्राइक की थी वो इसलिए, उसका एक रीज़न ये भी था, ये दोनों चीज़ों के अगेंस्ट थी, ब्रिटिशर्स के भी और इस तरीके की डिमांड्स के अगेंस्ट भी। तो उन्होंने इस बारे में लोगों से बातचीत करना ही बंद कर दिया था। उनका कहना ये था कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो मैं करता हूँ अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट, हरिजनों को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं करूँगा। ये हरिजन टर्म गांधी जी ने कॉइन किया था अनटचेबल्स के लिए। तो लेकिन अंबेडकर चाहते थे कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि ऑपरेशन जो हुआ है, जो भेदभाव जिनके साथ हुआ है वो हमारे साथ हुआ है और उसकी ग्रेविटी को हम ही समझते हैं। तो हमारे हक की लड़ाई लड़ने का हक तो कम से कम हमें मिले कि वो भी कोई और ही हमें करेगा उसके लिए। तो इसकी वजह से कांग्रेस से और गांधी जी से इनकी दूरियां बढ़ती चली गईं। इन्होंने फिर वायसरॉय की गवर्नमेंट में एक पोस्ट ब्रिटिशर्स ने ऑफ़र की थी, वो उन्होंने अपना ली। उन्होंने सोचा कि चलो इस रास्ते से नहीं तो दूसरे रास्ते से अपना काम किया जाए। लेकिन 1940 तक ब्रिटिशर्स भी उनसे फेड अप हो चुके थे और उन्हें मार्जिनलाइज करने की कोशिश करने लगे थे। फिर उन्हें अपनी पोस्ट से हटाकर एज ए एडवाइज़र उन्हें बना दिया गया था। तो अंबेडकर ने सोचा कि अब चलिए कोई और रास्ता निकालते हैं, तो उन्होंने फिर से वापस से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की। मुस्लिम लीडर्स का, लीग के लीडर्स का सपोर्ट हासिल किया। कुछ जगहों पर उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में बयान देना शुरू कर दिए ताकि वो फिर से इनसे जुड़ सकें। और फाइनली इस तरीके से दिसंबर 1946 तक आते आते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो उसमें इन्हें जगह मिली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनते बनते और इसका काम आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 2 साल 11 महीने और कुछ दिन की मेहनत के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसके बीच में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो कि पार्टीशन था। तो पार्टीशन होने के बाद जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि अंबेडकर का जो सिग्निफिकेंस था वो बहुत बढ़ गया था। उसकी वजह ये थी कि जो अपर कास्ट लीडर्स थे उसमें से पार्टीशन होने का एक रीज़न ये बताया जाता है कि वो मुस्लिम लीग का ट्रस्ट गेन करने में फेल हो गए थे। तो अब वो अंबेडकर का भी ट्रस्ट लूज़ नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया अंबेडकर को। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा वो फ्रेम करना चाहते थे वैसा वो उन्हें करने दिया गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव। उसमें सारे ही राइट्स सारे क्लासेस के बिल्कुल क्लियरली अंबेडकर सर ने डिफ़ाइन किए थे, कोई भी चीज़ अधूरी उसमें छोड़ी नहीं गई थी। लेकिन उससे जो रिज़र्वेशन की पॉलिसी उपजी उससे जितना फ़ायदा होना था उससे ज़्यादा आगे हमने देखा कि नुकसान होता जा रहा है। दरअसल रिज़र्वेशन की पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसमें है राइट टू इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट
एंड पब्लिक अपॉर्चुनिटीज़ और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन इसको एनेक्ट करने की, इसको लागू करने की जो शक्ति है वो लेजिस्लेशन के पास है, और लेजिस्लेशन ने इस शक्ति का जो है वो सही से ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया। वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसमें शामिल हो गई उस वजह से। शुरू में जो पॉलिसी बनाई गई थी रिजर्वेशन की, वो चुनिंदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट के कुछ महकमों के लिए बनाई गई थी, सिर्फ 10 साल के लिए। लेकिन बाद में इसके साथ क्या हुआ वो आप जानते हैं। बैकवर्डनेस ख़त्म होने की जगह उस रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा उठाने के लिए नए नए बैकवर्ड क्लासेस सामने आने लगे। आपको गुज्जर और जाट आंदोलन याद होगा, लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि हम बैकवर्ड हैं, हम बैकवर्ड हैं। रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में ऑथर ने इसमें लिखा है, इट्स वन ऑफ द प्रोफाउंड आयरनीज ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। रिजर्वेशंस designed to erode caste identities and fortify individual citizens have invigorated caste categories now defined by the state। यानी कि उसका उल्टा ही असर हुआ, इक्वालिटी आने की बजाय और ज़्यादा डिवीज़न सोसाइटी में फैलता गया। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ यही काम नहीं किया था, उन्होंने जो हमारा स्ट्रक्चर है वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर विथ पावरफुल सेंटर जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो भी अंबेडकर सर ने ही बनाया था। गांधी जी जो चाहते थे वो प्योरली फेडरल स्ट्रक्चर चाहते थे, वो डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे पावर का, पर स्ट्रॉन्ग सेंटर को सपोर्ट अंबेडकर इसलिए कर रहे थे ताकि फिर से कोई स्टेट पर कोई और कास्ट कब्जा ना कर ले, या फिर से वही डिसइंटीग्रेशन ना हो मुल्क का जो एक बार हो चुका था। इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ वो अमेरिका के जो अपार्थाइड मूवमेंट है, जो रंगभेद के ख़िलाफ़ जो सिविल राइट्स के लिए जो आंदोलन हुआ था, उससे काफ़ी मेल खाता है। अमेरिका में 300 सालों तक ग़ुलामी की प्रथा रही और हमारे यहाँ भी सदियों तक कास्ट सिस्टम रहा, लेकिन ऑफिशियली दोनों ही चीज़ों के अबॉलिशन के बाद भी हम देखते हैं कि वो चीज़ें, उनके ट्रेसेस आज भी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। आज भी जब रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट बनते हैं तो हमारे हेडलाइंस आती हैं कि इंडिया गॉट अ दलित प्रेसिडेंट। दलित प्रेसिडेंट, बस यही आइडेंटिटी है क्या उनकी? यही क्वालिफिकेशन है? मतलब एज अ नेशन आप क्या बताना चाह रहे हैं कि एक दलित को प्रेसिडेंट बना के हमने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया उनके ऊपर, या फिर इंडिया में एक दलित का प्रेसिडेंट बन जाना कोई चमत्कार हो गया? और मैं दलित वर्ड का मैं आपको मतलब बताता हूँ। ये वर्ड कॉइन किया था डॉक्टर अंबेडकर ने ताकि वो अछूत शब्द से निजात पा सकें और कास्ट सिस्टम से लोगों को बाहर आकर एक नई आइडेंटिटी दे सकें। दलित का जो वर्ड है ये मराठी ओरिजिन का वर्ड है जिसका मीनिंग है द ब्रोकन। सो हाउ कैन अ प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशन कैन बी ब्रोकन? एंड इफ ही इज अ ब्रोकन, सो हु वी आर? फिर तो मैं भी, आई मस्ट बी ब्रोकन, एंड इफ आई एम अ ब्रोकन, आई एम अ दलित टू। एंड आई थिंक everyone is nowadays broken somehow differently, but we all are. So now the case shuts close. We are all Dalits and we are all same now. तो कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने के बाद 6 साल तक अंबेडकर ज़िंदा रहे। नेहरू जी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर भी बनाया, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वो एक लॉ लाना चाह रहे थे जिस बिल को पास नहीं किया गया था। वो था हिंदू मैरिज रिफॉर्म एक्ट, जिसमें वो वुमेंस को इनहेरिटेंस यानी जो पैतृक संपत्ति है उसमें हक दिलाना चाहते थे और डिवोर्स लेने का हक दिलाना चाहते थे। उस बिल के पास ना होने की वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अपनी पार्टिंग स्पीच में उन्होंने कहा था, टू लीव इनइक्वालिटी बिटवीन क्लास एंड क्लास, बिटवीन सेक्स एंड सेक्स, विच इज़ द सोल ऑफ सोसाइटी, अनटच्ड, and to go on passing legislation relating to economic problems is to make a farce of our constitution and to build a palace on a dung heap. To build a palace on a dung heap. यानी कि समाज में अगर वर्गों के बीच में इनइक्वालिटी है,
लिंगों के बीच में इनइक्वालिटी है, तो उसके बाद आप अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं तो ये संविधान का मजाक उड़ाने के बराबर है और आप गोबर के ढेर पर अपना महल खड़ा कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा था। और उनके हिसाब से अगर हम सच में इक्वलिटी और लिबर्टी को प्रिवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेटर्निटी, भाईचारा और डिग्निफाइंग ईच अदर, एक दूसरे की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना और भाईचारा अपनाना, ये बहुत एक कम्युनिटी फॉर्म करने का बेसिस है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का बीबीसी का दिया हुआ एक इंटरव्यू जिसमें वो डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो बिलीव नहीं करते थे कि इंडिया में ये सिस्टम वर्क करेगा। ये इंटरव्यू यूट्यूब पर मौजूद है। उनकी एक बुक भी है वेटिंग फॉर वीज़ा, ये भी आप अगर कोशिश करें पढ़ने की, वो इंटरव्यू भी देखें और कुछ आर्काइव्स भी मौजूद हैं वो भी पढ़ें, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि वो क्या चाहते थे और आज हम क्या देख रहे हैं। तो ये थी उनकी कहानी। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई पर्सनैलिटी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।